2 दिवसीय रूस दौरे पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। होटल क्लार्टन में अप्रवासी भारतीयों से भी वो मुलाकात करेंगे। आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगा उनका प्राइवेट डिनर। रूस यूक्रेन जंग के बाद पुतिन से दूसरी बार मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच साल 2000 में हुई थी वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत और यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वो 2019 में रूस दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान पुतिन के साथ उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। समरकंद में एससीओ समिट के दौरान ये मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। भारत रूस के मामले में अपना स्टैंड रखना चाहता न्यूट्रल, बावजूद पूरी दुनिया खासकर पश्चिम देशों की मोदी के रूस दौरे पर नजर है। और इस दौरे पर इसलिए भी नजर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की टाइमिंग जो है रूस जाने की। दरअसल देश दुनिया के अंदर नाटो की बैठक भी इसी दौरान होनी है और नाटो के जो देश हैं वो दरअसल रूस के खिलाफ अपनी रणनीति को तैयार करें क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल किया जाए और यूक्रेन के जरिए नाटो की सेना रूस की सरहद तक पहुंच जाए। लेकिन ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमूमन जो ये बैठक होती है ये दिसंबर के आसपास होती है, लेकिन इस बार जुलाई के अंदर हो रही है। और बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जून के अंदर चीन का दौरा करके आए, इसके अलावा वियतनाम का दौरा करके आए और साथ में जो दौरा किया उत्तर कोरिया का किया। ऐसे में भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त क्या भारत के दुश्मन चीन की तरफ रुख कर रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। और साथ के साथ मोदी चाहते हैं कि शायद रूस के साथ जो व्यापार, जो दोस्ती रही वो साथ में आगे बढ़े, लेकिन भारत की नीति हमेशा से ही गुट निरपेक्ष की रही है और फिलहाल दुनिया 2 गुटों के अंदर बटी साफ नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर गुजरात के गांधीनगर में है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में बनाना चाहते हैं NFSU का रीजनल सेंटर। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने मौका देखते ही खोज ली जगह। पंचकुला स्थित एग्रो मॉल की 2 मंजिलें रीजनल सेंटर के लिए तय की गई। हर मंजिल पर 50,000 वर्ग फुट जगह है। एक मंजिल पर बनेगी लैब और दूसरी मंजिल पर बनेगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर। अमित शाह से प्रसाद ने किया 99 दिन में काम पूरा करने का वादा। उम्मीद है कि 7 अक्टूबर से नई भूमिका निभाएगा पंचकुला का एग्रो मॉल, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसकी जरूरत है और इसका रीजनल सेंटर हरियाणा के अंदर बन रहा है और इससे काफी ज्यादा सहायता मिलेगी उन जांच के लिए जिनकी रिपोर्ट आने में देरी होती है। अवैध खनन को लेकर भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस। अवैध खनन के खिलाफ अभियान में तोड़ी खनन माफिया की कमर। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 जून को शुरू किया गया था अभियान। खान सचिव आनंदी और निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के नेतृत्व में अभियान 14 दिन में अवैध बजरी खनन के 92 मामले बनाए गए। अवैध निर्गमन के 931 मामले बनाए गए। अवैध भंडारण के 88 मामलों सहित कुल 1111 प्रकरण दर्ज किए गए। 189 FIR है, 86 गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 49,873 मीट्रिक टन खनिज जब्त किया गया। 980 वाहन और मशीन जब्त की गई है। जुर्माने के तौर पर जो राशि वसूली गई वो राशि है 6,79,00,000 रुपए। अतिरिक्त निदेशक PR आमिटा कर रहे अभियान की मॉनिटरिंग और जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करप्शन पर, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। धड़ाधड़ कार्रवाइयां और जो अवैध खनन कर राजस्थान की जमीन के गर्भ को छलनी कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई। वहीं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भजनलाल सरकार ने दी है बड़ी राहत।
सरकार के कर्ज से कर रही अर्न पेंशन एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम। किसी एक माह में एडवांस राशि कुल पेंशन राशि से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 3 माह की पेंशन राशि से 50% से ज्यादा नहीं होने का नियम। एडवांस राशि की अगले 3 माह में 3 किश्तों में होगी मासिक वसूली और इस स्कीम के लाभ के लिए देनी होगी ट्रांजैक्शन फीस। विधि विभाग ने जारी किया आदेश और इसको आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपको एडवांस में विड्रॉल मिल जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं। दूसरा, उसको आपको एक मुश्त नहीं चुकाना, आपको 3 आसान किस्तों में चुकाना है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन का पैसा होगा वो सरकार आपसे वसूल करेगी। हालांकि ये कितना होगा ये बता पाना मुश्किल, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि एक मिनिमम अमाउंट होगा जिसके साथ आप इस फायदे को उठा भी सकते हैं और वापस जमा भी करा सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपए में संवरेगी बिजली की सूरत। सोलर एक्सपो में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा बयान। कहा कि बिजली सरकार ने बिजली तंत्र पर ध्यान ही नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि बिजली उपलब्ध होने के बावजूद सप्लाई में दिक्कतें आने, लेकिन हम पर्याप्त बिजली की उपलब्धता के साथ ही ध्यान दे रहे हैं। बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी योजना बनाई जा रही है। 10,000 करोड़ की योजना केंद्र को भिजवाई जा रही है। केंद्र की RDSS योजना के तहत फंड लेकर सुधारेंगे सिस्टम और बिजली विभाग जो है उसकी सूरत हमेशा से डामाडोल ही रही है और हर सरकार उसको सुधारने की कोशिश भी करती है। कमाल की बात यह कि राजस्थान में वाकई में प्रचुर मात्रा में बिजली उपलब्ध है, लेकिन सप्लाई की समस्या और उस सप्लाई की समस्या को दुरुस्त करने की वर्तमान सरकार कोशिश करे और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए लिए जाएंगे और इस फंड के जरिए पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। प्रदेश के बड़े बांधों का वर्तमान जलस्तर। बड़े बांधों के जलस्तर का आंकड़ा प्रतिशत में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं कोटा बैराज से। कोटा बैराज में कुल भराव क्षमता का 98.74% पानी। जवाहर सागर बांध में कुल भराव क्षमता का 83.54% पानी। राणा प्रताप सागर में कुल भराव क्षमता का 69.74% पानी, जबकि सोम कमला आंबा में कुल भराव क्षमता का सिर्फ 45.55% पानी ही अभी तक आया है। जयसमंद बांध में कुल भराव क्षमता का 44.88% पानी। टोडी सागर बांध में कुल भराव क्षमता का 42.81% पानी आया है। इसके अलावा अगर बात करें राजसमंद बांध में तो कुल भराव क्षमता का 42.47% पानी आया है। गलवा बांध में कुल भराव क्षमता का 38.91% पानी आया है। माही बजा सागर में कुल भराव क्षमता का 36.83% पानी आया है। बीसलपुर बांध में कुल भराव क्षमता का 28.98% पानी आया है। मोरेल बांध में कुल भराव क्षमता का 26.74% पानी आया है। जाखम बांध में कुल भराव क्षमता का वर्तमान में जो पानी है वो 24.39% पानी, जबकि पार्वती बांध में कुल भराव क्षमता का 19.12% पानी है। लेकिन जिस तरीके से मेघ बहरबान है और मौसम विभाग की जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस बार बरसात औसत से 108% के आसपास होगी, यानी कि औसत से ज्यादा होगी। ऐसे में मानकर चल रहे हैं कि जो भराव क्षमता के आसपास पहुंच चुके हैं उन पर हमें आने वाले वक्त में चादर चलती हुई नजर आएगी और जो अभी भरे नहीं है वो अपनी भराव क्षमता के साथ खुद पर इतराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार मेघ जमकर बरस भी रहे हैं और बरसने भी वाले। वहीं जो हम बांधों को लेकर अपडेट आपको करें उसमें प्रदेश के बांधों में 8 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का 34.91% पानी ही आया, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक था कुल भराव क्षमता का 52.32% पानी। हालांकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि इस बार गर्मी एक दशक में सबसे ज्यादा या कहीं कि एक सदी की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है और ऐसे में न सिर्फ बांधों का जो पानी है वो वाष्पीकरण के जरिए आसमान में पहुंच गया, बल्कि इस बार पानी की खपत भी बहुत ज्यादा रही। दरअसल 4.25 MQM से कम क्षमता के बांधों में तेज हुई है पानी की आवक।
और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बांधों में 8.77 MQM पानी पहुंच गया है। कोटा संभाग के 81 बांध हैं और 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.45 फीसदी पानी पहुंच चुका है। बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा संभाग के 63 बांधों में कुल भराव क्षमता का 34.08 फीसदी पानी पहुंच चुका है। जयपुर संभाग के 252 बांधों में कुल भराव क्षमता का 21.60 फीसदी पानी पहुंच चुका है। उदयपुर संभाग के 178 बांधों में कुल भराव क्षमता का 21.36 फीसदी पानी पहुंच चुका है। जोधपुर संभाग के 117 बांधों में कुल भराव क्षमता का 7.43 फीसदी पानी पहुंच चुका है, जबकि पिछले साल जोधपुर संभाग के बांधों में था 54.63 फीसदी पानी। बात करते हैं एयरलाइंस कंपनियों की, और ऐसा लग रहा है मानो उनके अंदर मानवता खत्म हो गई। बुजुर्ग महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर होना पड़ा परेशान। दरअसल जयपुर से गई एक बुजुर्ग महिला यात्री को झेलनी पड़ी है पीड़ा। आप जानते हैं उस बुजुर्ग महिला की उम्र क्या थी? 84 साल की थी। शशिकला गोस्वामी नाम था। गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। रविवार रात को अलायंस एयर की फ्लाइट संख्या 9I644 से वो पहुंची थी जयपुर से दिल्ली। पहले तो फ्लाइट निर्धारित समय से 1 घंटे 20 मिनट देरी से दिल्ली पहुंची। विमान से उतारने के लिए व्हील चेयर मंगाई तो स्टाफ लेकर ही नहीं आया। इसके बाद बेटा सुशील ने गोद में उठाकर मां को विमान से नीचे उतारा और तब जाकर विमान का स्टाफ और यात्री बस भी वहां से रवाना हो चुकी थी। ग्राउंड स्टाफ की मदद से खुद के सामान से निकाली व्हील चेयर और एप्रेन से टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए इंतजार करते रहे। बमुश्किल 2 पायलटों ने अपनी गाड़ी से टर्मिनल बिल्डिंग में छोड़ा और इस तरह 1 घंटे से ज्यादा समय तक परेशान होते रहे। हालांकि इनके पास ऑप्शन है कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग है और वो चलने की स्थिति में नहीं तो ये एयरलाइंस की नैतिक जिम्मेदारी भी है और कानूनी जिम्मेदारी भी है कि वो उस पेशेंट को, उस यात्री को न सिर्फ व्हील चेयर के जरिए प्लेन के अंदर बैठाए बल्कि प्लेन से बाहर उनके गंतव्य तक भी पहुंचाए। और ये नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनन जिम्मेदारी है। अगर ये परिवार चाहे तो कोर्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में, और अपने हक के लिए मांग कर सकता है। और बात करते हैं अलवर मेव पंचायत के बड़े फैसले की। मुहर्रम पर ताजिए निकालने को लेकर फैसला किया गया है। 70 साल पुरानी इस परंपरा को इस बार बदल दिया जाएगा। नंगली सर्किल और मेव बोर्डिंग से निकलता है ये ताजिए का जुलूस, लेकिन इस बार 16 जुलाई को रात्रि में ही ताजिए पहुंचेंगे करबला मैदान। 17 जुलाई को करबला मैदान में दफनाए जाएंगे ताजिए। हर साल की तरह शहर में लंबा जुलूस नहीं निकलेगा। मेव बोर्डिंग से भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा, राव तुलाराम चौराहा, दशहरा मैदान के पास करबला मैदान में पहुंचते थे ताजिए। मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी और कहा कि 17 जुलाई को शहर में जगन्नाथ जी का मेला है और इसीलिए यह फैसला लिया गया। और बात करते हैं जलदाय विभाग को, जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई उसको करोड़ों का नुकसान हो गया है। मीटर रीडर नहीं होने से करोड़ों रुपए की हो रही राजस्व हानि। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहा है जलदाय विभाग का बिल। दरअसल बिल नहीं देने के कारण उपभोक्ता जमा नहीं करा पा रहे राशि। राजधानी जयपुर में ही कुछ जगहों पर ठेकेदारों के भरोसे विभाग चल रहे हैं। ठेकेदार के कर्मचारी कई दिनों तक अपने पास ही पड़े रखते हैं बिल, और विभाग के खुद के कर्मचारी नहीं होने से अवैध कनेक्शन पर भी लगाम नहीं लग पा रहे। आवासीय परिसर में होटल और अस्पताल चलाने वालों की श्रेणी नहीं बदली जा रही और इस कारण जलदाय विभाग को हो रहा है करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान। लेकिन अगर आपको एक व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो कर्मचारी भी रखने होंगे, मीटर रीडिंग भी करनी होगी, बिल भी तय समय पर देने होंगे और बिल को किस तरीके से भुगतान को सुनिश्चित किया जाए ये व्यवस्था भी करनी होगी, और जो भुगतान नहीं कर रहा उनके पेनल्टी के साथ क्या एक्शन लिए जाए ये भी व्यवस्था करनी होगी। RMSCL का दावा है कि फर्मों पर शिकंजा, जांच में दवाओं के नमूने अमानक पाने पर कई फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
5 दवाओं के नमूने अमानक और 33 दवाओं की आपूर्ति नहीं किए जाने पर एक्शन लिया गया। ये फर्में अधिकतम 3 साल तक टेंडर प्रक्रिया में नहीं ले सकेंगी भाग। RMSC के प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने जानकारी दी और कहा कि मैं साई पेरेंटल्स को हेपरिन सोडियम इंजेक्शन, मेडिपोल फार्मास्यूटिकल को एनालाप्रिल मैलिएट टैबलेट, इसके अलावा मैका इंडस्ट्री को यूरिन बैग के नमूने अमानक पाए जाने पर प्रतिबंधित किया गया। बिल्कुल इसी तरीके से DD फार्मास्यूटिकल को एल्प्राजोमल टैबलेट और सनलाइफ साइंसेज को सेफोरोमिक्स एक्सेटिबल टैबलेट के नमूने अमानक पाए जाने पर प्रतिबंधित किया गया। दरअसल ये सेफोरोमिक्स एक्सेटिल टैबलेट है जिसके नमूने अमानक पाए गए और उसको प्रतिबंधित किए गए। प्रदेश में बांधों के जलस्तर की ताजा अपडेट। प्रदेश के बांधों में 8 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का 34.91% पानी आया, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का 52.32% पानी आ चुका है। 4.25 MQM से कम क्षमता के बांधों में तेज हुई है पानी की आवक। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बांधों में आया 8.77 MQM पानी और कोटा संभाग के 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.45% पानी आया है।